साथियों, ये जो माटी है, ये वो माटी है जहां बाबू घनश्याम वासनिक जैसे योद्धा का जन्म हुआ। और यहां की माटी नागपुर जाती है और बाबू घनश्याम वासनिक जी बाबा साहब अम्बेडकर को रूबरू देखते हैं और देखने के बाद पूज्य मंत्री जी से मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक भिक्षु मिले, उन्होंने कहा जब मैं छोटा था बहुत सारे भिक्षु लोग रहते थे और बाबू घनश्याम वासनिक यदि किसी विवाह में रहते थे तो भिक्षु कहते थे कि हम शादी नहीं लगाएंगे, क्योंकि 5000 भिक्षुओं से कोई विद्वान है उसका नाम बाबू घनश्याम वासनिक है, जिनको हम काल में कंठस्थ सारी गाथाएं उस काल में आती थी, जिनके एक एक बाबा साहब के संस्मरण पीडी वासनिक साहब है क्या? हमने एक बार तय किया कि इतने संस्मरण तो पुस्तकों में नहीं लिखे गए हैं, क्यों नहीं इनकी रिकॉर्डिंग की जाए। और आपको बता देना चाहता हूं कि तमाम लोगों का परिनिर्वाण के बाद उनके 13वीं का भोज होता है, लेकिन समाज के लोगों ने तय किया था कि बाबू घनश्याम वासनिक जी के इसमें एक सम्मेलन होगा और उसके कार्यक्रम स्मृति दिन पर यहां सम्मेलन हुआ था। तो बाबू घनश्याम वासनिक जी के द्वारा यहां पर नानक चंद दत्तो जो बाबा साहब के साथ रहे, वामनराव गोडबोले जी जो बाबा साहब के साथ रहे, पीएन राजा भोज जो बाबा साहब के साथ रहे, बैरिस्टर राजाराव खोब्रागड़े जो 18 साल तक सांसद रहे, राज्यसभा के उपसभापति रहे, वो यहाँ है, एल.आर. बाली साहब यहाँ है, ऐसे लोग यहाँ है। उस माटी पर आज सम्यक बोध विहार निर्माण समिति के द्वारा तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण, भव्य विहार का लोकार्पण हुआ है। और जो भंते जी आए, और ये आपको बता देना चाहता हूं, भंते जी का आक्रोश नहीं है कि आक्रोश से अम्बेडकरवादी बनते का है, क्योंकि आरएसएस तो लगा रही है कि पिछला सेंटर जाओ, आज जूते लाते खाओ और आंख बंद करो। ऐसे बंतों का निर्माण नहीं, ऐसे जाबाज बंतों का निर्माण अम्बेडकरवाद समाज में होना चाहिए, तब जाके साथ ये काम होगा। भंते धम्मशिखर जी से जब इस देश के अंदर में महाबोधि महाविहार की लड़ाई खत्म हो गई, और जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई खत्म हो गई तो बालाघाट की माटी ने यह तय किया कि 2018 के अंदर में आज से 7 साल पहले ये बालाघाट की माटी से बनते धम्मशिखर जी गए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की कि महाबोधि महाविहार की लड़ाई यदि महाराष्ट्र के लोग नहीं लड़ेंगे तो बालाघाट के लोग लड़ेंगे। साथियों, बालाघाट के लोगों ने इस लड़ाई को जारी रखा और यही नहीं, पूरे देश के अंदर में जितने आंदोलन हुए उनमें सबसे ज्यादा आंदोलन बालाघाट से हुए। और हमने ये बताया कि महाबोधि महाविहार की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये महाबोधि महाविहार की लड़ाई पूरे नाजी से शुरू होगी। इसलिए साथियों, हमने मसाल रैली का आयोजन करे और आप लोग यहां पर शारिक हैं। साथियों, आज संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम है और संविधान दिवस के कार्यक्रम होने की वजह से यदि संविधान पर यदि अपनी बात नहीं रख पाया तो शायद आज संविधान के संदर्भ में जो बात लोगों को रखनी चाहिए थी वो नहीं रख पाई, क्योंकि मैं विधि का छात्र हूं। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि संविधान पे अपनी बात रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं, अलग अलग तरीके की भ्रांतियां पैदा करते हैं। भ्रांति यह पैदा करते हैं कि संविधान किसी पार्टी के चलते मिला, भ्रांतियां यह पैदा करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों गांधी नेहरू की वजह से संविधान लिखने का मौका मिला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर 1930, 1931, 1932 को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, और जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए तो इस देश के अंदर में जो अंग्रेज भारत में राज करते हैं उन अंग्रेजों के बीच में जाके बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, अंग्रेजों भारत की सरजमी पर आपने 150 वर्ष तक राज किया। मैं आपसे सवाल करता हूं, जिस समाज का मैं नेतृत्व कर रहा हूं उसकी जनसंख्या इंग्लैंड और फ्रांस के बराबर है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला? क्या हमारे लोग सार्वजनिक स्थानों में जा सकते हैं? क्या हमारे लोगों को सेना में अवसर मिला? क्या हमारे लोगों को पुलिस में सेवा में अवसर मिला? बाबा साहब अनेकों सवालों को उठाते हैं। अंग्रेज बाबा साहब अम्बेडकर के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते, निरुत्तर हो जाते हैं। और यहाँ पर जब बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आपको बता देना चाहता हूँ, 89 प्रतिनिधि जाते, 53 प्रतिनिधि भारतीय होते, 16 प्रतिनिधि अंग्रेज होते। बाबा साहब अम्बेडकर की आयु को देख के हंसी उड़ाते कि ये नया लड़का जाके
लेकिन सबसे ज्यादा गोलमेज कॉन्फ्रेंस को पढ़ना, यदि बेदाग रूप से किसी ने इस देश की आवाज, बहुजनों की आवाज को उठाए, उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के वहां पर उठाए, अनेकों समिति और समिति में बाबा साहब अम्बेडकर को रखा गया, और जब रखा गया उन्होंने कहा कि ये भारत तो हम आजाद कर देंगे, लेकिन आजाद तो भारत हो जाएगा, लेकिन आजाद भारत को चलाने के लिए संविधान की रचना करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, आजाद भारत के पहले एक संविधान सभा का चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर को नायगो दादर से चुनाव हरा देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पश्चिम बंगाल जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, और जो देश की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के लोग और संघी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए वहां पर ताकत लगाते हैं कि ये लंदन गए थे, ये बहुजन समाज के लिए वहां से एक अधिकार लेके आए, यदि ये संविधान सभा में चले जाएंगे अपने लोग के लिए ज्यादा मांग करेंगे। सारी ताकत पूरे देश में कहीं भी मुकाबला नहीं हुआ, कोई निर्वाचन चुनकर जीत गया, लेकिन एक व्यक्ति को संसद में नहीं जाना चाहिए, ऐसी तैयारी करें। और जस्सर और खुल्ला से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े, तो साहब को बता देना चाहता हूं, गांधी हारा, नेहरू हारा, संघ हारा, और उस काल में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला कोई महापुरुष रहा, उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जिस क्षेत्र से जीत के गए, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान में वो क्षेत्र चला गया, बाबा साहब अम्बेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। फिर बाबा साहब अम्बेडकर पुणे और मुंबई के मतदार संघ से चुनाव लड़कर गए, और फिर वहां पर गए, और जब गए तो इस देश के अंदर में जो सरकारें थी, जहां पर नेहरू, गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ने एक शिष्टमंडल बनाया, और देश के लोगों को, दुनिया के जितने विधि के शास्त्र उनके पास भेजा कि भारत देश आजाद होने वाला है, और आजाद होने वाला है तो भारत का संविधान लिखने की जिम्मेदारी देनी है। भारत का शिष्टमंडल लंदन जाते हैं, और लंदन जब जाते हैं तो एक प्रोफेसर है, उसका नाम है, याद रखना, उसका नाम है प्रिंस जेनिंग्स, उसका नाम है, उस प्रोफेसर का नाम है प्रिंस जेनिंग्स। वो जितने भी एशिया के जो लोग तत्कालीन समय में आजाद हुए थे, अधिकांश देशों का वो संविधान लिखता है, उसके पास यहाँ का शिष्टमंडल जाता है और निवेदन क्या करता है, ध्यान से सुनना बेटा, सभी लोगों से निवेदन है, ध्यान से सुने, इसमें आपको बता देना चाहता हूं। वो उनसे बात जाते हैं, और जाते हैं और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि हम भारत से आए, हम भारत से आए हैं, और भारत के संविधान के लिखने की जिम्मेदारी हम आपको सौंपना चाहते हैं। तो बोलते आप कहां से आए? बोले भारत से। वो प्रोफेसर प्रिंस जेनिंग्स क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, वो कहते हैं दुनिया के अंदर में जितने देश है, एक प्रकार में इस पटल पर विधि का कोई जानकार व्यक्ति है, वो भारत में जन्म लिया है, वो भारत में जन्म लिया है, वो विधि का इतना प्रधान विद्वान है, मैं उसके पैर की नोक और सर के बाल के बराबर नहीं हो, इसलिए मुझसे मत लिखवाना, यदि लिखवाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर से लिखवाना। वो लंदन से वापस आते हैं, और जब लंदन से वापस आते हैं तो गांधी नेहरू को कहते हैं, नेहरू जी हम जिसे विद्वान कह रहे थे, वो तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान भारत की सरजमी पे है, तो बोलते उसका क्या नाम है? तो नेहरू को बताता शिष्टमंडल, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो गांधी के पास नेहरू जाते हैं, नेहरू जी से कहते हैं, जिसको हम विद्वान मान रहे थे वो तो बाबा साहब अम्बेडकर को विद्वान कहते हैं, तो बोले क्यों ना हम बाबा साहब अम्बेडकर के पास चलते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, ये भारत के संविधान की जिम्मेदारी हम आपको सौंपना चाहते हैं। गांधी नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने जाते हैं और निवेदन करते हैं, पर निवेदन ही नहीं, जब संविधान सभा के अंदर में बैठक होती है, जितने भी संविधान सभा के सदस्य रहते हैं वो ये कहते हैं कि ये संविधान सभा में विधि का कोई जानकार व्यक्ति है, वो बाबा साहब अम्बेडकर है, और बाबा साहब अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता के चलते बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। और साथियों, आदिवासी नेता है क्या हमारे इधर में? जब बाबा
अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। जयपाल सिंह मुंडा, आप कितनी प्रकृति की बात करो, कितने ही बड़ा देव को पूजो, आपकी संस्कृति बचेगी तब जब संविधान बचेगा तब। आकाश लामा जी ने बोले कि घंटी हिलाना बंद कर दो। जितने भी इधर में बिरसा मुंडा की जितनी मूर्तियां बैठी है, सबकी मूर्तियों का अनावरण संजय खुबरा ने किया। आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मैंने किया है। मुझे बुलाता है आदिवासी समाज, मैंने बताते हैं कि आदिवासी समाज के जो लोग, कुछ लोग अलग अलग भ्रांतियां पैदा करते। एक तो वक्ता ही आ गया, बोले मुंडा की वजह से। अरे मुंडा तो पैर मत थे ही नहीं था, उस वक्त में एक मुंडा थे। वो मुंडा जो थे वो शेड्यूल कास्ट का विधायक था, वो पश्चिम बंगाल से था। और मुंडा कहा के जयपाल सिंह मुंडा बाबा साहब अम्बेडकर से कहते, बाबा साहब आदिवासी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, मेरी आपसे तमन्ना है कि आदिवासी का अवश्य ध्यान रखना। बाबा साहब अम्बेडकर जयपाल मुंडा से कहते, मैं आप लोगों का अवश्य ध्यान रखूंगा। आप भारत के आदिवासी नहीं, भारत के मूल निवासी हो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो सबसे ज्यादा यदि संवैधानिक अधिकार किसी को दिलाए तो काकोड़िया जी आदिवासी को दिलाए, इसलिए आदिवासी को सबसे ज्यादा काम है। लेकिन ये आदिवासी लोग क्या करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं बन गया, पर ब्राह्मण से ज्यादा परहेज। हाँ जी, पूरे देश भर घूमता हूं मैं, तो एक आदिवासी समाज के लोग बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते। और आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ आदिवासी समाज। बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं सूची 6वीं अनुसूची लिखी, किनके लिए? आदिवासी के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 330 332 लिखा, इसलिए एससी और एसटी के लिए। यदि नहीं लिखते तो विधायक और सांसद एससी एसटी का बन के नहीं जाता, लेकिन जो जाते हैं नफरत के अंगारों से वतन जल रहा है, नफरत के अंगारों से वतन जल रहा है, कौन के गद्दारों से चमन जल रहा है। भरोसा कैसे करें इन बहारों का, चमन की डाली से सुमन जल रहा है। और नफरत के अंगारों से वतन जल रहा है, और कौन के गद्दारों से चमन जल रहा है। ओबीसी समाज के जो पंजाबराव देशमुख जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए मेरे दलित मेहसान जी ने कहा कि वकील साहब बहुत कम बोलना, क्योंकि कव्वाली का पूरा मूड बना है। मैंने उनको बता दिया, कव्वाली का मूड बनाने के लिए शैलेश भाई ने मुझे खड़ा किया है। माधुरी किरण दीदी बोलने लगी, भैया जब तक तुम डटे रहोगे पब्लिक हटेगी नहीं। मैंने कहा मैं जब तक डटा हूं पब्लिक तब तक रहेगी और कव्वाल को सुनते जाएगी। इसलिए आप कव्वाल को सुनेंगे कि नहीं? नहीं, उनको भी सुनना है, इसलिए सुनना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर से ओबीसी नेता पंजाबराव देशमुख मिलते हैं। आपका नाम मैं जानता हूं, आपको लाजी से ना, राजकुमार राजेश्वर। हाँ, आप किशोर समृद्धि के साथ रहते हैं, इसमें ओबीसी आदमी इधर ही बैठा है, इनके लिए बता देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर से पंजाबराव देशमुख मिलते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर से कहते हैं कि बाबा साहब ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हम आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे लोग का अवश्य ध्यान रखना। और जब बाबा साहब अम्बेडकर कलम चलाते और क्या कहते हैं, ए पंजाबराव देशमुख जिसे मैं अपना गुरु मानता हूं, वो महात्मा फुले ओबीसी वर्ग से जिन्होंने मुझे सहयोग किया, वो राष्ट्रीय साहू महाराज है, गायकवाड़ साहब है, ये ओबीसी समुदाय से मैं अपने लोगों का भला करूं न करूं एक अलग बात है, लेकिन ओबीसी के लोग का अवश्य भला रखूंगा। सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 340 ओबीसी के लिए करवाते हैं। राव नागेश्वर जी बालाघाट जिले की सबसे पहली महात्मा फुले की मूर्ति 1992 में सांगी में हुई। लिखीराम तावरे विधायक थे, उनको समझ में नहीं आता महात्मा फुले का इतिहास। मैं बोल रहा हूं, उनको इतिहास नहीं मालूम था। मैं कक्षा 11वीं पढ़ रहा था, मैं महात्मा फुले की मूर्ति का अनावरण सांगी में पूरे जिले में पहली बार हुआ। और मैं आपके लांगरी, आपके किरनापुर, कटंगी के तमाम क्षेत्र में जहां मरार माली समाज के लोग हैं, महात्मा फुले के इतिहास को बताकर जनजागृत करने का काम किए। लेकिन मरार माली के समाज इतना हो गया, इसको उनको भी बाबा साहब से इतना परहेज हुआ कि बाबा साहब की जयंती पर महात्मा फुले की फोटो लगाते, पर मरार माली समाज के लोग ये तो ब्राह्मण से ज्यादा खतरनाक हो गए, ये बाबा साहब की मूर्ति भी फोटो भी लगाने से परहेज करते। जिस बाबा
बाबासाहेब अम्बेडकर ने जो समाज के महापुरुष को अपना गुरु माना, जिस ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था कराई, आज साथियों ये समाज है मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये शेड्यूल कास्ट के लोग अकेले हो जाएंगे जब तक बहुजन कारवां नहीं बढ़ेगा, जब तक बहुजन समाज संगठित नहीं होगा, तब तक साथियों हम मुकम्मल हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारे राधेश्याम भैया बोल रहे थे कि भैया हमको तो संसद में जाना है, पर कैसे जाना है, हम अलग अलग जाति की पार्टियां बनेंगे, अलग अलग लोग तेरे बनेंगे तो साथियों मुकम्मल हासिल नहीं होगा। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि जिस दिल में आती संसद नहीं होती, हासिल उसे ईमान की दौलत नहीं होती, और जो कौम लड़ती है आपस में हर रोज, उस कौम को दुश्मन की जरूरत नहीं होती, उस कौम को दुश्मन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि आपका जो मन है वो कव्वाली के लिए है। इसलिए आपको बता देना चाहता हूं, एक वाक्य के साथ एक उदाहरण देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। क्योंकि महिलाओं की जो संख्या है, दलित भैया ने आदेश दिया कि खत्म करो। मैं सुबह से नांदी में 8 बजे आया, तो आप बाबूजी इधर आओ, ओ बाबूजी भोजन वासनी जी इधर आओ। मैं सवेरे 7:30 बजे रात के 12-1 बजे गया। 30 दिन से कार्यक्रम की तैयारी, बाबूजी आओ, मेसराम जी आप 30 दिन तक कार्यक्रम की तैयारी, और 30 दिन की कार्यक्रम की तैयारी में मैं कटंगी से 25 बार नांदी आया। ये दोनों नौजवानों के लिए जोरदार ताली बजाओ तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाते रहे। पंकज जी, जब हमने नांदी की कार्यक्रम की तैयारी करे तो लोग आजू बाजू में कार्यक्रम वाले नांदी का कार्यक्रम को जल्द निपटाना है, पर साथ ही आपकी ताकत बताती है कि नांदी का कार्यक्रम खत्म नहीं हो पाया। और साथ एक वाक्य के साथ, क्योंकि महिला है, महिलाओं के कारण मेरे को वाक्य बताना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर से मातो रमाई एक बार कहती है, बाबा साहब मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, मेरी एक तमन्ना है कि पंढरपुर के दर्शन करा दो। बाबा साहब अम्बेडकर मातो रमाई से कहते हैं, रामू पंढरपुर के दर्शन करके क्या करेगी रे साहब, मैंने अपना बेटा रमेश राघव गंगाधर, अपनी बेटी इंदु को अपने नजरों के सामने तड़पते तड़पते मरते देखा। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है बाबा साहब कि मुझे पंढरपुर के दर्शन करा दो। बाबा साहब अम्बेडकर मातो रमाई को पंढरपुर के दर्शन कराने लेके जाते हैं। जब लेके जाते हैं तो वहां पर पंढरपुर के दर्शन नहीं हो पाते। मातो रमाई रोती है, खिलकती है, बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर सर रखती है और सर रखती है। बाबा साहब अम्बेडकर के मैं ऐसा पंढरपुर बनाऊंगा जहां पर हर जाति हर वर्ग का व्यक्ति जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में एक ऐतिहासिक पंढरपुर का निर्माण किए हैं। और वही पंढरपुर का निर्माण बाबूजी घनश्याम वासनिक जी पुत्र भोजराज वासनिक जी जो, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने रूबरू अपनी 8 कितनी साल की उम्र थी बाबूजी आपकी? 8.5 साल की उम्र में पूरे बालाघाट के अंदर में एक व्यक्ति बचे हैं जिन्होंने देखा। और ये जो विहार देख रहे हैं, ऐसे नौजवान व्यक्ति के कर्मों की बलफल है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साथियों। मैं चूंकि कव्वाली का समय हो रहा है, शैलेश भाई आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं। आकाश लामा जी, वास्तव में स्वास्थ्य खराब था, आकाश लामा जी का स्वास्थ्य खराब था, मैंने निवेदन किया, आकाश लामा जी आए। एक हमारे मुख्य अतिथि नहीं आए, वो नहीं आए इसलिए नहीं आए कि यहां से पत्र गया कि बोले संजय खोबरा गणेश जी तो गांधी और नेहरू को 2 नहीं करते तो ढोते हैं, आप उनके कार्यक्रम में जा रहे हो। बोले वकील साहब बड़ा संदेश आपके हमारे इधर से आए। मैंने कहा मैं जो ठेका लेके रखा हूं, क्योंकि मेरे बाप दादा ने नहीं छोड़े तो मैं जब तक हूं तब तक मैं भी नहीं छोड़ने वाला हूं। तो बोले आप तो गांधी और नेहरू को नहीं छोड़ते, तो मैंने कहा बाबा साहब ने नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ूंगा। तो बोले वकील साहब यदि आपके आऊंगा तो मेरे को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो मैंने कहा आपको पार्टी में रहना है तो आप रहो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वो व्यक्ति अतिथि नागपुर से वापस हो गए। यहाँ के कुछ विधायकों ने, यहाँ के कुछ पार्टी के संगठनों ने मेरे विरुद्ध में लिख के दिया कि वो व्यक्ति अम्बेडकरवादी है, आपको जाल में फंसा लिया है। कुछ कटई के लोगों ने भी संदेश भेजा, वो बहुत खतरनाक आदमी है,
मंच में बैठे रहोगे और गांधी और कांग्रेस को धोते रहेगा, आप सुनते रहोगे। इससे अच्छा है कि आप दिल्ली में रहो, नागपुर में रहो, और नागपुर से दिल्ली चले गए। शैलेश भाई, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्हीं सब, क्योंकि जो बात नहीं बताऊंगा तो लोग आप बोलेंगे कि भाई क्यों नहीं आया, इसलिए आपको बता देना चाहता हूं। आपको इसलिए बता देना, ये मूवमेंट का काम है, ये विचारधारा का काम है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको इस तथ्य लेना पड़ेगा, क्योंकि बंटे जी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। संतोष मिश्रा जी इधर आओ, ये 5,000 किलोमीटर का सफर तय करे, और जब बालाघाट पूरे मध्य प्रदेश का समापन हुआ, आरएसएस के लोगों ने उसी दिन कार्यक्रम रखे, और अंबेडकर चौक हमारा, बाबा साहब हमारे, और वहां पर एक उसी दिन कार्यक्रम रख दिए। हमारे भी कुछ लोग शामिल हो गए, और शामिल होने के बाद बालाघाट की महिला है यहाँ पर, हमने जो झंडे भारतीय जनता पार्टी के लगा दिए, बालाघाट के लड़कों में समझ में नहीं आ रहा है। बाबा साहब की जयंती होती, दारू पी के दे नाचते, वो झंडे नहीं उतार पाए। हमने झंडे को पकड़ा और हमने वही तोड़ा, हमने के मुकाबला संजय खोबरा गले से होगा, ये तुम बालाघाट के लोगों का दूसरा पानी है, एक अटंगी से चल के आए। हमने झंडे को तोड़ा, फेंका, और उसके बाद में हमको जो जगह दी गई वो कीचड़ भरी जगह दी गई, लेकिन वहां भी हमारा महाबोधि महाविहार का कार्यक्रम चला। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठंड हो या गर्मी हो, बरसात को, इस बात को ध्यान रखना, हम अपना समय देते हैं, हम अपना वक्त देते हैं, लेकिन त्याग हम बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा नहीं कर सकते। अपने 3 बेटे, एक बेटी, अपनी पत्नी हम नहीं खो पाए हैं, तो उस महापुरुष ने खो पाया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जहां सही कार्यक्रम हो, जहां सही तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो, वहां पर आपको तन मन धन के साथ सहयोग करना है, और जहां गड़बड़ हो तो ध्यान रखना, पैसे का दुरुपयोग मत करना। संदेश समाज में अच्छा जाना चाहिए, नहीं तो इस देश के अंदर में याद रखो, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोरकर के विरुद्ध कभी टिप्पणी नहीं की। मैं कभी दुश्मन के बारे में टिप्पणी ही नहीं करता, मैं कभी दुश्मन के बारे में टिप्पणी नहीं करता, इसलिए नहीं करता। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कुछ नालायक लोग, कुछ बेवकूफ टाइप के लोग वो इस काम में लगे कि सूरज गर्म नहीं है, और कुछ नालायक लोगों को लगे हैं कि चंद्रमा ठंडा नहीं है। अरे बेटा, सूरज गर्म है और चंद्रमा ठंडा है, ये प्रकृति सत्य है, तो संविधान का निर्माता भी सत्य है। आज जो लोग कहते हैं फलाने ने बताया, हमने उसी को बोला, अरे बेटो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़कर ही तूने लाभ किया है, और उसी के संविधान के चलते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका पेश होती है। ऐसे नमक हराम समाज में यदि पैदा हो गए तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, ऐसे लोगों को सतर्क रहना। और यही नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि कव्वाली का कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का, जहां हम लोग कव्वाली के पक्ष में नहीं थे, कुछ लोग इसलिए कव्वाली का कार्यक्रम कराना चाह रहे थे कि ये शेर निकल रहा है, आदमी से तो डर नहीं, आजकल जानवरों से डर है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।